पहली पेशगोई सच साबित हो गई। नाज़रीन, मैंने जब जुमेरात के दिन ये प्रेडिक्शन की, और नौज़ुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास नहीं, मैंने आपको क्लियर कट कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करेगी, शायद एक दफ़ा, शायद 2 मरतबा कम करे। तो लोगों ने कहा ये चिंदी एंकर यानी छोटा एंकर क्या बातें कर रहा है, हमारे पास तो शाहजेब है, शहजाद है, बादामी है, चिड़िया सेठी ये फलां है ये। मैंने कहा भाई मैं मईशत पे प्रोग्राम करता हूँ, मेरा एम है टारगेटेड, मैं इकॉनमी पे बात करता हूँ। जो मामलात हालात दिख रहे होते हैं ना, एक वजह है जो दुनिया में प्रोग्राम मशहूर है, सारी दुनिया में, पाकिस्तान समेत। मेरे पास ना कोई चिड़िया, ना कोई बिल्ली, ना कोई कुत्ता, सिर्फ तालीम है जो मैंने यूनिवर्सिटी में हासिल की थी। जब बाकी बच्चे जो थे वो लड़कियों को अपने फ़ोन नंबर पर फेंकते थे और घुमाते फिराते रहते थे, और जनाब और बहुत सारे मशागिल में शामिल थे, वो सब मुशीर, वज़ीर, सरकारी अफसर बन गए, मैं एंकर बन गया। खैर एनीवे, आगे समझते आप गए होंगे। अक्लमंद और ज़हीन आदमी इस मुल्क में ख्वार, और बेवकूफ़ जाहिल इस मुल्क में कामयाब। ये तो उसूल है, इसीलिए तो मुल्क का सत्यानाश और बेड़ा गर्क है, क्योंकि इस मुल्क में मेरिटोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। और आप देखें, इसीलिए आप ख्वार होते फिर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर यही हरकतें रहीं तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह ख्वार होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, जो मुल्क जिसमें मेरिट की जो है वो पासदारी ना हो, जहाँ पे अक्लमंद, लायक, पढ़ा लिखा आदमी उसकी इज्जत ना हो, जहाँ पे बदमाश, लफंगा, तलंगा कामयाब हो, उस मुल्क का यही हाल होगा जो आपका हो रहा है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर यही हरकत रही तो आगे भी यही होगा। मईशत के साथ भी आपने यही खेल खेला, ढोंगी हो ना आप लोग। तो बुनियादी बात यह कि चलो मैंने तो जो प्रेडिक्शन की थी सीधी सादी इसलिए सही निकली भाई, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द नेचुरल फ्लो एंड कोर्स ऑफ इवेंट्स। नेचुरल कोर्स एंड फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या है? देखो, नेचुरल कोर्स एंड फ्लो ऑफ इवेंट्स ये है कि आज हो गई 17, ठीक है, तारीखों से खेलेंगे अब, यानी अब ये अगला हफ्ता और उसके 4-5 दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि अब आ रही है मुन्ने तेरी पॉलिसी, माजरत मॉनिटरी पॉलिसी 31 जुलाई को, है ना। दूसरी प्रेडिक्शन भी हो सकता है निशाने पे लगे ठा करके। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि IMF ने पाँव का अंगूठा कहाँ रखा हुआ है, हमारे कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है चिंटू? हाँ, उन्होंने अपने पाँव का अंगूठा किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ हमें उनकी बात मानना हमारी मजबूरी है। अब आप याद रखना कि दे विल एंश्योर कि आप तुर्रम खानी ना दिखाएं, और जो बैनुल अक़वामी कवायद व ज़वाबित हैं उनके उसूलों से चलें। कोई वजह थी ना कि उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बोला भाई कि आपकी GDP ग्रोथ इतनी रहेगी या इन्फ्लेशन नंबर इतने रहेंगे। पागल तो नहीं है ना। ये हरकतें देखें, आप बहुत शाणे बनते हो ना। अगर आप इतने शाणे होते ना तो ये एप्लीकेशन के ऊपर लोन लेके ऐसे ख्वार ना हो रहे होते आप लोग। ये जो आपको इंटरनेट के ऊपर आता है ना, 100 रुपये, 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये के ऊपर 11 रुपये देने पड़ेंगे। जिस तेज़ी से आप लोगों ने ये एप्लीकेशनें डाउनलोड करके लोन लिए हैं ना, उससे मुझे पता लग गया कि आपके अकल का मेयार जो है ना, वो एक 4 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। मिन हैसल कौम, नहीं, मैं क्लियर बात करता हूँ, बुरी लगती है अच्छी लगती है। लोन देने वाले का कसूर होगा कि वो जालिम है, लोन देने वाले का कसूर होगा, लोन एप्लीकेशन बनाने वाला मुजरिम होगा, लेकिन एक जुर्म बेवकूफ़ी और जहालत का, उसका सेहरा तो आप लोगों को भी पहनाना पड़ेगा ना। मतलब आपको लग रहा है कि लोग मुफ्त के ऊपर इंटरनेट पर और फेसबुक पर एप्लीकेशन के ज़रिए बांटते फिर रहे हैं पैसे। नहीं, मतलब आप इनकी जो गिरी हुई सोच है लोन शार्क्स की जो गिरी हुई ज़हनियत है वो तो हम समझ गए, लेकिन आपकी अक्ल व ज़हानत को भी तो सलाम करना बनता है ना। पहली पेशगोई, पेट्रोल की कीमत कम होगी। अब मैंने कहा एक दफ़ा नहीं, हो सकता है एक दफ़ा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो, जिसमें फोकस पेट्रोल की कीमत कम करने के ऊपर होगा,
अगर अगली दफ़ा भी कम होती तो पेट्रोल पे फोकस होगा। उसकी वजह ये होगी कि जो रेगुलर पेट्रोल है इसके यूज़र जो हैं वो आम वोटर हैं। सबसे ज़्यादा वोट वहाँ से मिलते हैं जो लोग रेगुलर पेट्रोल के यूज़र हैं, तो उस पर फोकस होगा। तो अगली दफ़ा आप देखिएगा कि मुमकिन है कि अगर हुकूमत ये मुस्बत या मस्बत इक़दाम लेती है तो ये हो गया। दूसरी पेशगोई, मैंने आपको बोला कि डॉलर की कदर में आपको मुमकिन तौर पर, हुकूमत की कोशिश यही होगी, होता नहीं होता वो गलत चीज़ है, हुकूमत की कोशिश ये होगी कि डॉलर की कदर में कमी आए। ठीक है, उस पर वर्किंग ये लोग करेंगे। वही वजह बताकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम की है। गलत बोलूँ तो पता ना। अच्छा, गूगल पर आप चेक करेंगे तो रात को डॉलर की कीमत और ज़्यादा गिर जाती है, दिन में पता नहीं क्यों। खैर एनीवे, इसके मामलात मैंने नहीं देखने, उन्होंने देखने जिन्होंने फैसले करने। और तीसरी पेशगोई मेरी ये थी कि स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी लेकर आएंगे, क्योंकि भोले भाव हमारे यहाँ कराची शहर के अलावा किसी को स्टॉक एक्सचेंज का इतना आता पता तो नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको मईशत की अक्कास या अक्स के तौर पर पेश करके ये बताया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई, हुकूमत ने मईशत में काफ़ी बेहतरी कर दी। कम 14 अगस्त जब हुकूमत जाती है तो वो अपना वाइट पेपर जब देगी तो उसमें लिखेगी कि डॉलर इस रेट पर था, पेट्रोल इस रेट पे था, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ था। ये की इंडिकेटर्स हमारे यहाँ लोग समझते हैं। और इसी ज़म्न में मैंने आज अहमद चिनाई साहब को दावत दी है। मेरे ख्याल जानी मानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वक्त कम है इसलिए बरह रास्त इनकी जानिब जाऊँगा। वेलकम करता हूँ आपको अहमद चिनाई साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अहमद चिनाई साहब, हुकूमत की कोशिश काविश ये होगी कि कम 14 अगस्त उससे पहले हर मुमकिन रिकॉर्ड आपके स्टॉक एक्सचेंज वाले तोड़ दें। कल तक वो शख्स जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके बीन बजाने वाले बहुत सारे लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, नाम नहीं लेता, वो आज शहबाज शरीफ साहब के बीन बजा रहे हैं। अरे पैसा भी क्या अजीब चीज़ है, लोगों से क्या क्या करवाता है। आप तो जानते ही हैं इस बात को। तो आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ, मुझे एक मेरे बुजुर्ग ने बताया था कि पैसे का बेटा कोई दीन ईमान नहीं होता, ये तो मुनाफे के पीछे जाता है। तो मैं सोचता था कि वाकई में, तो वो कहते थे हाँ वाकई में। तो कल तक वो जो वादे किया करते थे कि साहब हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, अब इनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। खैर जाने दें, शख्सियात पे क्या बात करनी। स्टॉक एक्सचेंज हर मुमकिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब जहनी तौर पर तैयार है। होता नहीं होता एक अलहदा बात है, लेकिन आपका मज़ा किरकिरा कर दूं कि 31 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। ज़रा तफसील से बताएं कि ये जो इशारे हो रहे हैं स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के, ये कहाँ से हो रहे हैं या कुदरती हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली तो जो आपकी बात है अली भाई, उसको मैं थोड़ा सा मजाक करना चाहूँगा कि कारोबारी लोग जो हैं वो हमेशा हुकूमत वक्त के साथ इसलिए खड़े होते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, और हम जो भी हुकूमत आती है उसको अपने मशवरे देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं कि किस तरह इकनॉमी को बेहतर बनाया जाए, किस तरह बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाए। ज़ाहिर है किसी को तहमतें लगा के, इल्ज़ाम लगा के तो ये सजेशंस नहीं दिए जा सकते, और उन इल्ज़ामात के ऊपर जो है या तो हम गवर्नमेंट को काम करने दें या गवर्नमेंट को बेहतर सजेशन देकर उससे कोऑपरेट करने की बात करें कि अगर आप ये चीज़ें कर देंगे तो कारोबारी हालात बेहतर होंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। तो यही हमारा मुतमईन नज़र होता है, और इसी मुतमईन नज़र पे सारी बिजनेस कम्युनिटी पूरी दुनिया में काम करती है। नहीं, मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा। मैं तो जानता हूँ आप तो बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, मुतवाजिन आदमी हैं। आपके मुतालिक तो मैं जानता हूँ आप किसी की भी तरफदारी नहीं करते। आप मेरा इशारा तो समझ गए हैं, बस आप समझ जाएं सर। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, और मैं थोड़ी सी चीज़ ने वजाहत कर रहा था कि हमें हुकूमत वक्त के साथ इसलिए चलना पड़ता है कि हमें उनको इस तरफ माइल करना पड़ता है कि ये कारोबारी चेंजेस हैं जो ज़रूरी है मईशत में, जिसकी बिना पर मईशत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब स्ट्रेट अवे आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। देखें, ज़ाहिर है 2-2.5 के पी रेशो पे सारे शेयर ट्रेड कर रहे थे। पाकिस्तान की इकनॉमी का कोई सिमत नहीं था, और ये लग रहा था कि शायद आज, शायद कल, शायद परसों, खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में ना चले जाएं। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। जहां IMF की एक फंडिंग अप्रूव होती है, सऊदी अरब और UAE का जो है वो डिपॉजिट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी एक्सचेंज रेट की पोजीशन बेहतर हो जाती है। हमारे इंटरनेशनल जो बॉन्ड्स हैं वो 38% से लेकर 60% पे चले जाते हैं, और साथ साथ जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी आ जाती है।
जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है जिसमें एक बहुत बड़ा खला है कि दुनिया भर में अगर पी रेशो 12-13 चल रहा होता है और हम 2.5 के रेशो पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर उस ट्रेड पे जो है वो लोगों को ये मार्केट अट्रैक्टिव लगती है। आज जो सूरत हाल है उसमें मार्केट अट्रैक्टिव लग रही है, वॉल्यूम्स बन रहे हैं और लोगों को ये पता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कि जहाँ इंटरेस्ट रेट 22-23% पे जा रहा हो, स्टॉक मार्केट में अब भी जान है और अब भी वो कशिश है कि 10 रुपए का शेयर जो है उसकी पूरी सलाहियत है कि वो 20-30 रुपए का हो जाए। नहीं, लेकिन तो गैर फितरी देखें, एक चीज गैर फितरी हो जाएगी ना, अगर मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर बिलफर्ज एक बात कहते हैं 31 जुलाई को इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, आप तो नहीं चाहते कि बढ़ेगा, आपकी भी और सरमायाकारों की, ताजिर सनतकारों की, सबकी ख्वाहिश यही थी कि ये सिंगल डिजिट पर आता, लेकिन ये ना सिर्फ डबल डिजिट पर आया। लेकिन हम जानते हैं कि IMF का दबाव मौजूद है, वो कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए। उन्होंने इन्फ्लेशन नंबर्स की प्रेडिक्शन इसीलिए अपने हिसाब से दे दी या प्रोजेक्शन दे दी बैनुल अक़वामी इदारों ने, क्योंकि उन्होंने इंडिया यही देने की कोशिश की है कि अभी भी गुंजाइश है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और आपकी मार्केट बढ़ती रहती है तो फिर ये इलॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और लोगों के दिल में शक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैं ये फील करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ना भी नहीं चाहिए और जहाँ इतना प्रेशर आ रहा हो IMF का, बाकी सारी चीज़ों का, तो एटलीस्ट शायद घटने की पोजीशन में भी ना हो। तो अगर हम स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं तो स्टेटस को मेंटेन करने के बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो है वो अपना वाइब्रेंसी आती है कि एटलीस्ट हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट भी मेंटेन हो जाता है, हमारी मार्केट की वाइब्रेंसी भी जो है वो अपनी जगह चल जाती है और लोगों का एक इंटरेस्ट भी मार्केट में आ जाता है कि हाँ हमें नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में यही सिलसिला चलेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पे मैं बात कर लेता हूँ। देखें, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट को जो है वो इन्फ्लेशन से लिंकअप किया जाता है और जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि लोगों की स्पेंडिंग्स कम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ये फार्मूला काम इसलिए नहीं करता कि हमारे पास जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिसको हम ग्रे इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, वो तकरीबन मैं समझता हूँ आज भी के 60-65% चल रही है। जहाँ 60-65% पैरेलल और ग्रे इकोनॉमी चल रही हो वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। ये चीज़ शायद मैं समझता हूँ कि हमारे मैनेजर्स जो हैं वो IMF को कन्वे नहीं कर पाते फॉर ऑब्वियस रीज़न कि जी वो कहें कि अभी भी आपकी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, अभी भी आपकी इकोनॉमी के सही नंबर्स नहीं हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए शायद वो हेजिटेंट होते हैं IMF को ये बताने को कि भाई ये इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट के लिए काउंटर नेगेटिव प्रोडक्ट है और इस नेगेटिव प्रोडक्ट को जो है वो कम किया जा सकता है। हाँ, हम खुलेआम ये एडमिट कर लें कि हमारे पास पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और उसको बंद करने के ये रास्ते हैं, ये रास्ता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपके व्यू को मैं कंटेस्ट नहीं करता। आपका व्यू जाहिर बात है बड़ी वेटेज रखता है, आपकी बड़ी बारीकी से चीज़ों के ऊपर निगाह है और चूंकि आपके साथ मैं मौजूद और आपके पस मंज़र को भी जानता हूं कि आप ग्राउंड लेवल पे SMEs के साथ वर्क करते हैं और कराची के कारोबारी, सनतकारी और तिजारती इलाकों के अंदर आपकी बड़ी अहमियत है, बड़ी रिस्पेक्ट है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी आपकी बड़ी रेपुटेशन अच्छी है। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं कि ये प्ली IMF एक्सेप्ट करने को शायद तैयार नहीं होगा क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से चलेंगे और टेक्स्ट बुक के रूल्स ये कहते हैं कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो तो पाबंद करेंगे ना। देखें, वो अपने उसूलों से चलेंगे, दे आर गोइंग टू गो बाय द टेक्स्ट बुक वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो अगर उनके कहने पर हमें करेक्शन करनी पड़ी तो मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है वर्स टू वर्स, ये बताएं। मेरे ख्याल अहमद चुनाई साहब के साथ दोबारा से हम जोड़ते हैं राब्ता। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब बात करेंगे पोस्ट 14 अगस्त की। बात ये अहमद चुनाई साहब ना सिर्फ के, जैसे मैंने बताया, तिजारती सनती सरमायाकाराना बरादरी के एक नुमाइंदे हैं, बल्कि इसके अलावा एक एक्टिविस्ट भी हैं, माशरे की भी बड़ी खिदमत करते हैं। तो अहमद चुनाई साहब चीज़ों पर निगाह रखी हुई। देखें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही, बार बार ये बात हो रही है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी, लेकिन हुम्मा किसके सर पर आकर बैठेगी ये किसी ने नहीं बताया। आपका 1 महीना रह गया, अभी तक हमें नहीं पता अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा।
हमें ये भी नहीं पता कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये केयर टेकर की बात कर रहे हैं। वैसे मुझे पता है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, लेकिन मैं टीवी पर नहीं बताऊंगा, मेरे बताना बनता नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर केयर टेकर आपका फाइनेंस मिनिस्टर अभी से अनाउंस हो जाए तो थोड़ा आपकी कम्युनिटी भी मुतमईन हो जाएगी, और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी पता लग जाए तो पता लग जाएगा। अब 1 महीने तक सस्पेंस में रहे। आपको पता है हर एलिजिबल बैचलर पाकिस्तान में सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या बन जाएगा। तो फैसला कर लेना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? इससे इकोनॉमी में बेताबी बढ़ रही है। क्या कहते हैं आप? अली भाई, प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए या फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी आ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो एक रोड मैप बना के दे दिया है IMF ने, और हमें उस रोड मैप को जो है वो बिल्कुल भी कहते हैं ना कि वो नहीं करना। मेरे ख्याल फिर राब्ता टूट गया, दोबारा से राब्ता जोड़ दें। जी अहमद चुनाई साहब, माजरत, आप बता रहे थे। जी अली भाई, मैं बात कर रहा था, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं बात कर रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी पाकिस्तान का आ जाए, केयर टेकर, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक रोड मैप उसके पास है IMF का, उस रोड मैप को उस पर अमल करना है। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है और हम उस रोड मैप से अलहदा अब नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ अलहदा होना पाकिस्तान की मईशत के लिए जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। तो हम जो है उस रोड मैप को जो है वो लेके चलेंगे। कोई भी XYZ प्राइम मिनिस्टर आया, उसके पास एक सेट मैंडेट होगा कि उसने बिजली के प्राइसेस के साथ क्या करना है, पेट्रोल के प्राइसेस के साथ क्या करना है, उसने जनरल इन्फ्लेशन के लिए क्या करना है, उसने डॉलर रेट के साथ क्या करना है, और उसने बाकी तमाम मामला को जो है वो कैसे चलाना है। जाहिर है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंडिंग नहीं हो सकेगी, और वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि किसी भी XYZ को आप बैठा दें, उससे सिर्फ साइन करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, नहीं, ये बात मैं मानने को तैयार हूँ आपकी कि ये सेट फार्मूला है। तो सेट फार्मूला तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना सर, कुछ नुकात तो उसमें बड़े कॉमन है। इंटरेस्ट रेट फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, करेंसी का रेट आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री फ्लोट के ऊपर चलेगा, आपको सब्सिडीज़ हटानी पड़ेगी, प्रिविलेज क्लास के लिए बेनिफिट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी या पावर टैरिफ और फ्यूल के ऊपर अगर आपने कुछ सब्सिडी दी है तो वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी, और साथ साथ टैरिफ को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिसके माने ये हैं कि इन अदर वर्ड्स यू विल हैव टू इंश्योर कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो ठीक हो जाए। ये तो कुछ कॉमन बातें मैंने आपसे कर दी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके जो है क्या कहते हैं वो जिसको आप लोग कहा करते थे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना। ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इससे इकोनॉमी में बेहतरी कहाँ आएगी? आपके स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी कहाँ से आएगी? मुझे समझ में नहीं आई। जी देखिए, हमने अपने बेसिक्स को ठीक करने हैं। जब हमारे बेसिक्स ठीक होने चले जाएंगे और लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई भी डिफॉल्ट की पोजीशन में नहीं जा सकता, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट की इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगी। एक बुरा वक्त ज़रूर आएगा, बुरा वक्त से मतलब सख्त वक्त ज़रूर आएगा, और ये सारे जो टफ डिसीजन है जिसका अभी आपने जिक्र किया, सब्सिडीज की रिमूवल का और बाकी सारी चीज़ों का, ये सब मैं समझता हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए मजीद आसान हो जाएगा ये करना, कि उन्होंने तो कोई पब्लिक सेक्टर के पास जाना नहीं है, उन्होंने दोबारा कोई वोट लेने नहीं जाना। तो वो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज जो सारी हैं, ये अगले 8-9 महीने में या अगले 4-5 महीनों में जब भी इलेक्शन होते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, और जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसका फिर ये काम होगा कि अकॉर्डिंग टू अ सेट मैंडेट वो इकोनॉमी में क्या बेहतरी ला सकते हैं उस पर करें। देखिए, सब्सिडीज का मैं आपके सारे प्रोग्राम में हमेशा से बड़ा यही सब्सिडी। जी, बड़ी अहम बात की है आपने, और ये नुक्ता आपने जैसे बयान किया, इसमें अहमियत भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की है। मैं तो अपने नाजरीन के लिए भी यही कहूँगा कि देखें, बुनियादी तौर पे ये कुछ ऐसी चीज़ें तो सारी दुनिया में जो है वो 2, 2.5, पौने 3 सेंट में $3 में जाती है। तो हमने एक नाजायज़ सब्सिडीज बहुत सारे सेक्टर्स में दी हुई है, उन सब्सिडीज को हमें ख़त्म करके एक कंट्री की बेनिफिट के लिए बात करनी है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होना है। जब रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए पोजीशन होगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी कम कर दें, हम मजीद खर्चे अपने कम कर दें, और हम मुल्क को एक खुशहाली की तरफ लेके चले जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी लिंक्ड अप है कि IMF का प्रोग्राम जो हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो हम मैनेज करें और मेंटेन करें। लेकिन अहमद चिनाई साहब देखें,
अब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज, आई नो दैट यू आर ऑल्सो हैविली डाइवर्सिफाइड एंड इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो, लेकिन अब इश्यू ये है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए क्या किया है कि दूसरे दरवाजे बंद कर दिए ताकि सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आएँ। उन्होंने रियल एस्टेट पर टैक्सेस बढ़ा दिए, जो एक एमनेस्टी वाली लुक्रेटिव लॉलीपॉप थी, मेरे ख्याल से अब वो तो छिन गई। अब वो तो मामलात ऐसे हैं कि अब एमनेस्टी मिलने से रही और किसी किस्म की रिलीफ भी नहीं मिलेगी। अब सट्टेबाज, मेरा मतलब सरमायाकार का पैसा जो है वो अब स्टॉक मार्केट में ही आएगा। समझ जाए सर, मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं मेरी। अब जिसने पैसा लगाना होगा मजबूरन वो स्टॉक में आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में जो भी शख्स खेलने के लिए आ रहा है वो कह रहा है कि मैं 1 महीने खेलूंगा, यानी 14 अगस्त तक खेलूंगा, तब तक माल दूसरों को पहना के भाग जाऊंगा, या इसमें कोई पायदारी है, मैं 1 क्वार्टर तक खेल सकता हूं, 6 मंथ्स या 1 ईयर तक खेल सकता हूं। अभी गेम सारी ये है कि 1 महीने में जितना माल दूसरों को पहनाया जा सकता है पहनाओ और निकलो। क्या ये बातें जो अफवाह के तौर पे आ रही हैं सही हैं? देखिए मेरी बात सुन अली भाई, मार्केट में हर किस्म का प्लेयर होता है। मार्केट में जिसके पास ये सोच होगी जो आपने मुझे बताया है, तो वो प्लेयर भी मौजूद है। जिसके पास ये सोच होगी कि 2-2.5 का पी रेशो है, ये 10-12 तक चला जाएगा और मैं लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा हूँ, वो भी मौजूद है। फिर मार्केट में डे ट्रेडिंग वाला भी मौजूद है। तो देखिए मार्केट में आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये काम करे या ये काम ना करे। उसकी अपनी जो है वो स्टडी है, उसकी अपनी सोच है और अपनी सोच पे लोग चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नेगेटिव सोच वाले हैं, जो ये समझते हैं कि 14 अगस्त के बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन आएगा, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस सोच को जो है वो लेके चलने वाले भी अपनी जगह पे मौजूद हैं और इस सोच के लेके चलने वाले भी मौजूद हैं कि नहीं जी स्टेबिलिटी आ जाएगी, अगला इलेक्शन भी 3-4 महीने में हो जाएगा और हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान देखते हैं। अब मैं ओवरऑल आपके एक हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है कि इसमें भी 2 जाविये मौजूद हैं और हमेशा आपकी मुतवाजिन बात में सुनता हूँ। जी माजरत मुकम्मल कर। जी मैं जहाँ तक सोचता हूँ, देखिए मैं पूरा देता हूँ कि तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी उन्होंने इकोनॉमी को मैनेज कर लिया और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के गड़े में नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में फंडिंग भी आ गई, पाकिस्तान में जो है वो IMF की जो एक कड़ी शराइत थी उन पे अमल करके बाकी फंडिंग का रास्ता खोलना था वो भी हमने खोल लिया और हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू इसाक डार साहब एंड हिज टीम। मैं इसलिए नहीं उनकी तारीफ कर रहा, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि हमें इकोनॉमी का पता था कि इकोनॉमी किस स्टेज पर है और इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बड़ा सब्र और बर्दाश्त चाहिए। इन्होंने पिछले 8-9 महीने में जितने क्रिटिसिज्म हो सकती थी अपने ऊपर बर्दाश्त की और चीज़ों को ठीक करने की बात की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान इज नाउ इन द राइट डायरेक्शन। आज मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह अगले 8-9 महीने में पाकिस्तान जो है वो अपने सही ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा और हमारी मईशत का पहिया जो रुक गया था किसी भी वजह से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उस बड़ा अहम नुक्ता है। मैं ख्वाहिश करूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आपसे इस मौजू पर बात हो। वक्त मेरे पास कम था, लेकिन यह है कि जो गुफ्तगू के नुकात थे उसमें से बहुत सारे कवर हो गए। अब बाकी पेशगोइयों के लिए आपकी खिदमत में आगे आने वाले दिनों के अंदर हाजिर होते रहेंगे। पेशकार के साथ मिल के हमारी ख्वाहिश होगी कि 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान के ये जो कामयाब मईशत के 76 साल रहे, इनके ऊपर हम मुख्तलिफ प्रोग्रामात आपके लिए पेश करें। आगे आने वाले दिनों के अंदर मस्बत प्रोग्राम भी पेश करेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह 14 अगस्त 1947 को बना ये हमारा वतन, मुश्किलात से गुजर कर किस तरह से, मैं कहूँगा कि 4 जंगें सहकर फिर भी अपनी मईशत को किस तरह से अपने कदमों पर खड़ा किया, मुश्किलात के बावजूद मईशत को मजबूत किया और सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। इसके बारे में अच्छे और मस्बत प्रोग्राम भी पेश करेंगे और मुख्तलिफ CEOs को भी दावत देंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेते हैं। विट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।